2023 के इंतखाबात, जनरल इंतखाबात के चंद हफ्तों के बाद दोबारा उतनी ही बड़ी एक्सरसाइज जो है दोबारा की जाएगी। तो नजर ये आ रहा है कि सियासी जमातें की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो चूंकि इससे बेनिफिट उठा सकती है, केयर टेकर सेटअप प्रोलॉन्ग करेगा। उस केयर टेकर सेटअप को लाने वाले यही लोग हैं, वो अपनी मर्जी के लोग लेके आएंगे और उनके जरिए इनके जो इंटरेस्ट है वो सर्व होते रहेंगे, इनके ऊपर नए मुकदमे नहीं बनेंगे, इनकी करप्शन पर जो है वो चादर डाल दी जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक पूरी एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ ये जा रहे हैं, ताकि जब खुद इन्होंने इतने शकूक शुबहात इलेक्शन के प्रोसेस के बारे में खुद पैदा कर दिए हैं, जानबूझ के पैदा कर दिए हैं, अब जो इलेक्शन एक्ट में जो तब्दीलियां करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे जो मजीद थोड़ा बहुत एतमाद था वो भी ख़त्म हो गया। ये जो निज़ाम है ये हमारा बहुत ही ऐसा निज़ाम है जिसकी वजह से एक छोटा सा तबका है उसने पूरा निज़ाम को कैप्चर कर लिया। जिमी कार्टर सेंटर ने एक ऑब्जर्वेशन मिशन भेजा था, तो उन्होंने कहा था कि अगर ऐसे ही इंतखाबात होने हैं तो हमें कभी ऐसे इंतखाबात को ऑब्जर्व नहीं करना। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी की आप देख रहे हैं, जमाल अहमद आपके साथ हूँ। इंतखाबी इस्लाहात पर काम जारी है। हुकूमत पाकिस्तान इंतखाबी इस्लाहात लेकर आ रही है। क्या करना चाह रही है हुकूमत पाकिस्तान? हुकूमती जो जमातें हैं वो क्या करना चाहती हैं? सरवर बारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं इंतखाबात पर, इंतखाबी इस्लाहात पर, इंतखाबात के लिए जो माहौल होता है, जो सिचुएशन बनाई जाती है उस पर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, जैसे मैंने कहा इंतखाबी इस्लाहात पर काम जारी है। कहा यह जा रहा है कि कंप्लीट हो चुकी हैं इस्लाहात, और फिर आपका एक ट्वीट भी था कि जो इस्लाहात हैं, ये धांधली की राह हमवार की जा रही है। हो क्या रहा है असल में, करना क्या चाह रही है हुकूमत? देखिए, पहली बात तो इसका जो टाइमिंग है कि बिल्कुल जब तकरीबन 3 से 4 हफ्ते बाकी रह गए हैं, इस असेंबली की जो मुद्दत है वो ख़त्म हो जाएगी 13 अगस्त को, और आज 14 जो है जुलाई हो चुका है। और कल ही बयान आया है कि 99% जो इस्लाहात वो लेके आ रहे हैं उनके ऊपर तकरीबन एग्रीमेंट मौजूद है, 1% रह गया। तो पहली बात तो ये है कि बहुत ही हेस्ट में किया जा रहा है, जल्दी में किया जा रहा है, वक्त की कमी है, और इसी वजह से हम समझते हैं कि कुछ दाल में काला है। और वो जो दाल में काला है वो आप देख सकते हैं कि जो मुख्तलिफ जो रिकमेंडेशंस उन्होंने प्रपोजल्स दी हैं और वो चाहते हैं कि उसमें कुछ तब्दीली आए, कहीं कहीं तो उन्होंने लिखा है कि जो अमेंडमेंट है वो ये होगी, और कहीं उन्होंने लिखा ही नहीं है, उन्होंने कहा इस पे बहस होगी। ओके। तो सबसे अहम जो नुक्ता है मेरी नज़र में वो है सेक्शन 9। अगर आप सेक्शन 9 जो है जो प्रपोजल्स है उसका सेक्शन 9 जो इलेक्शंस एक्ट 2017 है, उसका अगर आप देखें तो उसमें उन्होंने ये डाला है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको 50% से प्लस कुछ वोट लेने पड़ेंगे, तभी उसको डिक्लेयर किया जाएगा कि ये रिटर्न्ड कैंडिडेट। पहली बात तो ये बहुत अच्छी बात है, बज़ाहिर ये बहुत ही अच्छी बात है कि जाहिर है हम लोग बहुत अरसे से ये शोर मचा रहे थे कि हमारे जो 80-90% MNAs होते हैं उनके पास अक्सरियती वोट नहीं होता अपने हल्के का, और वो बहुत ही कम वोट होता है उसके पास। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर हम समझें कि ये जो अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं ये पास हो जाती है असेंबली के रास्ते से, तो मेरे पास डेटा पड़ा है कि पिछले इंतखाबात में जो 2008, 13 और 18 में इंतखाबात हुए हैं उसमें तकरीबन 60% से ज्यादा, तकरीबन 2/3 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, और कुछ सूबों में तो तकरीबन 100% कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जैसे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के कुछ इलाके हैं जहां पर 50% वोट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी कि अगर ये कानून 2018 में होता तो हमारे जो बाई इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस के जनरल इलेक्शन के फौरन बाद वो तकरीबन 60% से ज्यादा नशिस्तों पर हमें दोबारा इंतखाबात कराने पड़ते। इसी तरह उन्होंने ना सिर्फ ये किया है कि जो जीतने वाला है उसको 50% प्लस वोट मिले, बल्कि अगर वोट 50% जो है पड़ते भी नहीं है, अगर ऐसे हल्के हैं जहां पर टर्न आउट 50% से कम है, जो कि
10% से ज्यादा ऐसे हल्के नहीं है जहां 10% से ज्यादा टर्न आउट हुआ हो। 90% हल्कों में टर्न आउट ही 50% से कम होता है। तो वहां पर भी इंतखाबात दोबारा करवाए जाएंगे। और तीसरी बात यह है कि अगर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत के आता है उसको डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है 3 दिन के अंदर अंदर, तो उसको, या 3 दिन के बाहर, वो अभी इतना वेग है वो जो अमेंडमेंट है, तो वहां पर भी इलेक्शन दोबारा होंगे। ओके। मतलब ये है कि 2023 के इंतखाबात, जनरल इंतखाबात के चंद हफ्तों के बाद 12 से दोबारा उतनी ही बड़ी एक्सरसाइज जो है दोबारा की जाएगी। पहले कहते हैं पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, फिर वो कहते हैं कि हम अचानक ये सारा सिस्टम लेके आ रहे हैं। तो हमारा ख्याल है कि ये सिर्फ एक क्याओस क्रिएट करने के लिए है, ताकि कोई भी पार्लियामेंट जो है तश्कील ही ना पा सके, और उसको जो है, जो इलेक्शंस का एक मामला है, सिलसिला है, वो मुसलसल चलता रहे, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कैओस पैदा होगा, अनरेस्ट होगी, मोबिलाइजेशन होगी, लोग सड़कों पे निकलेंगे, मजाक बन के रह जाएगा, हमारे स्कूल बंद रहेंगे। यानी कि आप हर 3 माह के अंदर 60 दिनों के अंदर दोबारा इंतखाबात करा रहे होंगे। तो इसके ऊपर इकोनॉमिक जो बर्डन है पाकिस्तान के ऊपर बढ़ेगा, इसकी वजह से पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और ज्यादा बढ़ेगी। और ये खास तौर पर इसलिए किया जा रहा है ताकि कुछ सियासी जमातों को जो इलेक्शन का पूरा सिस्टम उससे बाहर निकाल दिया जाए। इसी बात पर मैं आ रहा था, इलेक्शन से बाहर निकालने की बात आप जो कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि हमारे मुल्क के बेशतर हल्के ऐसे हैं जहां पर टर्न आउट 50% से कम होता है ओवरऑल, मतलब 50% वोट ही नहीं पड़ते। और अगर ये तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से आउट करते हैं तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा वोटर्स पर, जाहिर है वो वोटर फिर निकलेगा ही नहीं। फिर इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या होगी? जीरो क्रेडिबिलिटी होगी, क्योंकि अभी आपको पता है माइकल गाहलर जो यूरोपियन यूनियन का जो इलेक्शन ऑब्जर्वेशन मिशन आया था 2018 में, उन्होंने हाल ही में बयान दिया है कि शायद वो अपनी ऑब्जर्वेशन के लिए ना आए। जिमी कार्टर ने जब इजिप्ट के इलेक्शंस के लिए जिमी कार्टर सेंटर ने एक ऑब्जर्वेशन मिशन भेजा था, तो उन्होंने कहा था कि अगर ऐसे ही इंतखाबात होने हैं तो हमें कभी ऐसे इंतखाबात को ऑब्जर्व नहीं करना। तो मामला ये है कि इतना शक व शुबहात पैदा कर दिए जाएं, इतना ज्यादा कॉर्नर कर दिया जाए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को कि वो इंतखाबात में हिस्सा ही ना लें, इलेक्शन ऑब्जर्व करने वाले जो ग्रुप हैं वो भी उसमें शामिल ना हो। तो पाकिस्तान के ऊपर जो इस वक्त इतना बड़ा इकोनॉमिक जो एक मेल्ट डाउन है, और वो मजीद गहरा होगा। और परेशानी और हैरानी की बात है, और कि इसकी जो टाइमिंग है मेरी नज़र में, वो सबसे ज्यादा अहम चीज है कि वो चाहते हैं कि उसको बलडोज किया जाए, और जल्दी से ये करके अपना इलेक्शन जो है उसके लिए मजीद जो है गैर यकीनी की कैफियत को मजीद गहरा कर दिया जाए। जो तजवीज़ पेश की जा रही हैं हुकूमत की जानिब से या फिर जो कमेटी में सामने आ रही हैं, जो अब तक सामने आई हैं, वो नाकाबिले अमल लग रही हैं। उनकी मंजूरी किस तरह से ली जाएगी? उनको फिर इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जाएगा? ये तो एक तासुर ये नहीं है कि शायद इंतखाबात को या तो डिले किया जाए और अगर हो जाए तो उनकी शफाफियत को जो है नुकसान पहुँचाया जाए? यकीनन मुझे लग रहा है कि इसके पीछे, जो मैंने पहले कहा कि दाल में कुछ काला है, कि बुनियादी मकसद मुझे यही लगता है कि वो चाह रहे हैं कि इस तरह के काम करके हम ऐसी लोगों की जो सफोकेशन है एक पॉलिटिकल लेवल पर, जो है वो लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो जाए, और लोगों को इतना कंफ्यूज कर दिया जाए कि लोग जो है पूरे प्रोसेस से जो है दिल बर्दाश्ता होकर वो कहें कि हम तो फिर बाईकाट की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि ज़ियाउल हक ने किया था 1985 में, कि तमाम सियासी जमातों को इस कदर जो है तंग किया गया था कि बिल आखिर MRD ने फैसला किया कि वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे और बाईकाट करेंगे। लेकिन मामला ये है कि आज 1985 नहीं है, ये 2023 है। सोशल मीडिया है, एक्टिविस्ट है, और मैसेज जो है वो 1 सेकंड में कहीं का कहीं पहुंच जाता है। मैंने कल ट्वीट की, आपने पढ़ भी ली है। तो मेरा कहने का हमारा मकसद ये है कि ये अगर कुछ हल्के ये समझते हैं कि वो 1985 की तरह ये बाईकाट पर मजबूर करेंगे, तो ये बाईकाट की शक्ल सूरत और इसकी कैफियत वो नहीं होगी जो 85 में है। इसका भी इम्कान है कि लोग क्योंकि 85 में जिन पार्टियों ने बाईकाट किया था उन्होंने एक्टिवली उस बाईकाट को पर अमल दरामद करने के लिए कुछ नहीं किया था। जी। मैं खुद उस जमाने में बहुत एक्टिव था स्टूडेंट पॉलिटिक्स में और एग्जाइल सियासत के अंदर।
तो मुझे मालूम है कि बाईकाट का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि आप घर बैठ जाएं। एमआरडी की लीडरशिप ने लोगों को मोबिलाइज नहीं किया था, ज़ियाउल हक ने लोगों को बाहर निकलना भी मुश्किल 2 बार कर दिया था। लेकिन इस वक्त जो है, जो लोग हैं, जो हमारे आइन का आर्टिकल है कि सॉवरेनिटी अल्लाह की है, लेकिन उसको अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो अमल दरामद करेंगे कानून और आइन के दायरे में रहते हुए। तो लगता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की 15 रूलिंग पार्टियां हैं, उन्होंने तय कर लिया है कि उनको पाकिस्तान भाड़ में जाए, पाकिस्तान की अवाम कुछ अहमियत नहीं रखते, सिविल सोसाइटी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कुछ नहीं है, हमें अपने मफादात, हमें अपना इक़्तिदार बचाना है और इसी हुकूमत को कंटिन्यू करना है सो कॉल अगले जो इंतखाबात है उसके बाद। तो मैं समझता हूँ अगर लोगों ने अगर अगर जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, अगर वो बाहर निकल के बाईकाट की शक्ल देने की कोशिश करते हैं, तो जाहिर है एक क्लैश होगा। और जब क्लैश होगा तो जाहिर है जो ऐसे हल्के हैं जो चाहते हैं कि वो अपनी हेजमनी कायम रखने के लिए जो बंदूकों और टैंकों का इस्तेमाल करें, तो उसका खतरा बढ़ जाएगा। बारी साहब, पंजाब और केपी में इंतखाबात होना थे, अभी तक नहीं हुए। आईनी मुद्दत भी गुजर चुकी है और अब तो गैर आईनी तौर पर हुकूमतें भी वहाँ की कायम है। आइन के हवाले से अगर हम बात करें, जो तजावीज़ मैंने पढ़ी हैं, मेरी समझ तो ये कह रही है कि ये जो गैर मुंतखब सेटअप होगा, निगरान सेटअप होगा, इन तजावीज़ के बाद इलेक्शन हो भी जाए तो ये उस निगरान सेटअप को ही टूल दी जाएगी, क्योंकि कोई हुकूमत बनाने के काबिल नहीं होगा इन तजावीज़ के बाद। पहली बात तो ये है कि जाहिर है ये जो बात है कि जो निगरान सेटअप आने वाला है, उसको तवील करने के लिए, उसको प्रोलॉन्ग करने के लिए ज़रूरी है कि कुछ उसके लिए कुछ जस्टिफिकेशन हो। उस जस्टिफिकेशन पैदा करने के लिए जो है, मुझे लग रहा है कि ये जो सारा मामला है, जो सेक्शन 9 में जो तब्दीली करने के लिए कोशिश की जा रही है, उसके पीछे बुनियादी तौर पर यही लगता है, कोई उसका रैशनल कोई और बनता नहीं है, क्योंकि दुनिया के किसी पार्लिमानी मुल्क में ये 50+ वाले वोट की बात है ही नहीं। ना बरतानिया में है, ना इंडिया में है, ना बांग्लादेश में है। ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स के अंदर तो होता है। जैसे अभी टर्की में इंतखाबात हुए तो अर्दगान को पहले राउंड में सिर्फ 0.5% और वोट चाहिए थे तो वो इलेक्शन जीत सकते थे। लेकिन वहां दोबारा जो है वो दूसरा राउंड हुआ और पहले राउंड में तकरीबन 90% लोगों ने वोट डाला और दूसरे राउंड में 87% लोगों ने हिस्सा लिया इंतखाब में। ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में होता है। ब्राजील में भी यही हुआ था कि वहां पर जो इस वक्त सदर बने बिलाखिर, उनको भी सेकंड राउंड में जाना पड़ा था। ये सदारती इंतखाबात में इसलिए जरूरी होता है ताकि उसके पास मेजोरिटी की लेजिटिमेसी हो। पाकिस्तान में तो ये कभी आज तक हुआ ही नहीं है। किसी भी सियासी जमात के पास आज तक, किसी भी जो रूलिंग पार्टी रही है या कोलिशन रही है, उनके पास 35% से ज्यादा जो पोल्ड वोट है उससे ज्यादा नहीं होता था। और रजिस्टर्ड वोट का कभी भी 17% से ज्यादा किसी पार्टी के पास नहीं था। इसका मतलब ये है कि कोई भी पार्टी जो 17% या 20% वोट लेके आती है ऑफ द पोल्ड वोट या ऑफ द रजिस्टर्ड वोट, वो हुकूमत बना ही नहीं सकेगी। तो लेकिन मुझे हैरानगी है कि हमारा जो ट्रेडिशनल मीडिया है उसके ऊपर बिल्कुल खामोशी छाई हुई है। मैंने अभी तक नहीं देखा कि किसी बड़े अखबार ने, अंग्रेजी अखबार ने इसके ऊपर एडिटोरियल तक लिखा हो। तो जी। एक कंप्लीट एक साइलेंस है और ये बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक बात है मेरी नजर में। मरदमशुमारी की बात बहुत हो रही थी जब खान साहब ने असम्बलीज़ तोड़ी थी, इमरान खान ने। उसके नताइज भी अभी तक सामने नहीं आए। देखिए, वो मरदमशुमारी जो शैतान की आंत की तरह चलती रही, हमने 1998 में की थी और फिर हमने 2017 में मरदमशुमारी या फर्दशुमारी की। 19 साल के वक्फे के बाद हमने दूसरी की और अभी 10 साल के बाद होनी चाहिए थी। लेकिन 10 साल की बजाय वो उन्होंने कहा 2017 और 2022 में शुरू हो गई, तो 2023 में आके उसको मुकम्मल किया गया और अभी भी उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जी। जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उनके सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एमक्यूएम के हैं, सिंध के जो कौम परस्त और हल्के हैं उनके हैं, बहुत सारे और भी जो समाजी ग्रुप्स हैं उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्योंकि सेंसस जो है वो नहीं, मेरे घर में जो सेंसस करने के लिए आए साहब, उन्होंने वो जो उनको टैब दी गई थी उसने यूज ही नहीं की। उसने कॉपी के ऊपर सब कुछ लिखा।
और मैंने कहा आपके सामने सवालात ही नहीं है तो आप सेंसस क्या कर रहे हैं? मेरा नाम पूछ रहे हैं, मेरा शनाख्ती कार्ड पूछ रहे हैं, मेरी एजुकेशन पूछ के आप चले गए हैं। आपको तो बहुत सारे वहां पर दर्जनों सवालात हैं, आपने उनमें से कोई सवाल मेरे से नहीं पूछा। हमारे घर में कोई माजूर शख्स है, वो जबान कौन सी बोलते हैं, ये सारी चीजें सेंसस का हिस्सा होती हैं। लेकिन बार बार सेंसस को किया गया कराची की आबादी बढ़ाने के लिए या सिंध इंटीरियर की आबादी बढ़ाने के लिए। इस्लामाबाद में कुछ जो न्यूमिरेटर्स हैं उन्होंने ये भी कहा है, मुझे इसका कोई वसूख से मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये किसी कोई चंद चंद जो न्यूमिरेटर्स थे उन्होंने कहा हमें हुक्म आया था कि हम कम से कम 200 अफराद अजाफी सेंसस में दर्ज करें जो असल में एग्जिस्ट नहीं करते। तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, हमें पता करना चाहिए कि मामला क्या हो रहा है। सर वोटर लिस्टों में भी जिसका पुराना वोट जहाँ पर था उसको उठाकर किसी कहीं और जगह डाल दिया गया। हमारे कोऑर्डिनेटर है, उनका वोट जिस इलाके में था, जहाँ जो उनका आबाई इलाका है, उसको उठाकर कोई 30 किलोमीटर दूर डाल दिया गया है। लाइक इस्लामाबाद के एक कोने से दूसरे कोने में फेंक दिया गया है। देखिए, एक बात तो ये है कि हम इस पे सर्वे कर रहे हैं और सर्वे के नतीजे हमारे सामने अनकरीब आ जाएंगे कि कितने फीसद लोग हैं। मेरा अपना वोट जो है वो दूसरी जगह शिफ्ट हुआ है, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन पुराने पोलिंग स्टेशन की बजाय एक नया पोलिंग स्टेशन है। चलें, ये छोटी सी चीज, लेकिन ये कि मामला ये है कि हमारा जो सर्वे के इब्तदाई नतीजे ये बता रहे हैं कि तकरीबन 97% लोगों ने जो 8300 की एक फैसिलिटी मौजूद है उससे बेनिफिट नहीं उठाया। 97% लोग नौजवान लोगों ने ये हमारे सामने नतीजे आ रहे हैं सर्वे के कि उन उन लड़कियों और लड़कों ने 8300 पर जाके नहीं किया। दूसरा, अगर आपके पास पैकेज है, मोबाइल कंपनी का पैकेज है, तो उस पैकेज के जरिए भी आप चेक नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। 8300 पर जाकर आप अपना वोट चेक ही नहीं कर सकते। ओवरसीज जो पाकिस्तानी है उनके पास कोई सहूलत नहीं है कि वो अपना वोट चेक कर सके कि अब कहाँ से चेक करना है। और ना ही इलेक्शन कमीशन ने भरपूर किस्म की कोई कंपेन चलाई है कि लोग अपना वोट चेक कर सके। बस सिर्फ 8300 के ऊपर है, वो चंद दिन आया है, उसके बाद कंप्लीट खामोशी है। अब उन्होंने 13 की बजाय 20 जुलाई कर दी है, लेकिन हमारा ख्याल है कि इसके लिए भरपूर कंपेन चलाने की जरूरत है। हर टीवी चैनल को, पैमरा को ऑर्डर करना चाहिए कि वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए एडवर्टाइज करें इस चीज को, कि लोग जाएं अपने 8300 पे चेक करें और फिर इलेक्शन के करीब जाकर भी उसको चेक करें। तो सर मैं आप समझता हूँ जी। सर आपकी मुख्तलिफ जमातों के नुमाइंदों से बात तो हुई होगी इन इंतखाबी इस्लाहात पर। हमारे पास कुछ ऐसी इतलात हैं कि तहरीक इंसाफ ने शायद वॉकआउट किया है, जबकि हुकूमती लोग ये कह रहे हैं कि वो शामिल है, बस एक दो तजावीज़ पर हमारा इख्तलाफ है। तो आपके पास इतलात क्या पहुंच रही हैं? नुमाइंदों से गुफ्तगू ज़ाहिर आपने की होगी। देखिए, पहले तो बाइकआउट किया, लेकिन सुना है मैंने भी कि अली जफर साहब ने शिरकत की है। लेकिन उन्होंने भी शिरकत की है जस्ट टू बेसिकली एक्सप्रेस देयर कंसर्न्स। ऑलराइट। लेकिन ये सवाल तो सियासी जमातों के रहनुमाओं से करना चाहिए। मुझे एक मोहतरमा ने फ़ोन किया था, वो भी सियासतदान है, एमएनए सेनेटर है या एमएनए है। उनका भी बड़ा कंसर्न था कि जो इलेक्शन ऑब्जर्वेशन ग्रुप्स हैं वो क्या कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो जो ये मामला है, जो खामोशी है, मीडिया की खामोशी, जो थिंक टैंक्स है, इलेक्शन ऑब्जर्वेशन ग्रुप्स है, और पॉलिटिशियंस की मैं बात नहीं करता क्योंकि मेरी नज़र में तो पॉलिटिशियन की जो डेफिनेशन है उसके ऊपर ज़्यादातर हमारे पॉलिटिशियन पूरे नहीं उतरते। वो उनके उनके बहुत ही जो है नैरो इंटरेस्ट है पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। बहुत सारे कम ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनका इंटरेस्ट है। तो नज़र ये आ रहा है कि सियासी जमातें की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो चूंकि इससे बेनिफिट उठा सकती है, केयर टेकर सेटअप प्रोलॉन्ग करेगा। उस केयर टेकर सेटअप को लाने वाले यही लोग हैं, वो अपनी मर्जी के लोग लेके आएंगे और उनके जरिए इनके जो इंटरेस्ट है वो सर्व होते रहेंगे, इनके ऊपर नए मुकदमे नहीं बनेंगे, इनकी करप्शन पर जो है वो चादर डाल दी जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक पूरी एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ ये जा रहे हैं ताकि यहाँ ये भी पाकिस्तान। यहाँ ये जी। भी इलेक्शन कमीशन भी तो इनका अपना ही है ना, मौजूदा हुकूमत की तरह ही चल रहा है। तो वो भी डिले तो दे कर सकता है तारीख देने में इलेक्शन की। सदर से इख्तियार लेकर दे दिया गया है इलेक्शन कमीशन को।
देखिए वो भी कंट्रोवर्शियल है कि सदर का इख्तियार जो है जिस तरह लिया गया है कि क्या आइन में जो है वो तब्दीली की जा सकती है 2/3 मेजॉरिटी के अलावा, तो मतलब सारा जो मालाफाइड साफ लगता है कि जो भी अप्रैल 2021 के बाद 21 के बाद जो हुआ है वो हमें साफ लगता है कि इलेक्शन कमीशन और जो पीडीएम की हुकूमत है और एक आध जो इलेक्शन ऑब्जर्वेशन ग्रुप है इनके इनके दरमियान एक राय में इत्तेफाक पाया जाता है। उन्होंने ये जो कंसेंसस है आपस में बिल्डअप किया है और उसकी वजह से जो ईवीएम के ऊपर पोजीशन है, जी, जो ओवरसीज वोटर्स का मामला है वो भी खत्म हो गया है। वो भी अगर आप इलेक्शंस एक्ट में जो प्रपोजल्स आई हैं अमेंडमेंट की उसको अगर आप देखें 94 सेक्शन 94 और सेक्शन जो है 103 उसको अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने उसको दफना दिया है। जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों का राइट है, वो कहते हैं कि जो रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में आके वोट डाल लें। तो ये बात नहीं है। अभी टर्की के इंतखाबात हुए हैं और ओवरसीज जो टर्किश लोग रहते हैं जर्मनी में, इंग्लैंड में, उनके लिए एयरपोर्ट्स के ऊपर और एम्बेसीज के अंदर बाकायदा वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ बनाए गए और हर पोलिंग एयरपोर्ट्स के ऊपर पोलिंग बूथ मौजूद थे। इसलिए अगर आप देखें तो 34 लाख में से 18 लाख जो ओवरसीज टर्किश लोग हैं उन्होंने वोट डाला इलेक्शन में, क्योंकि वो उनको सहूलियात फराम की गई थी। हमारे यहाँ सहूलियात फराम करने की बजाय जो एक फर्जी रैशनल जो है, एक फाल्स रैशनल बनाकर ये कहा जा रहा है कि ये मुमकिन नहीं है, इसमें धांधली होगी, इसमें ये रुकावट होगी, वो रुकावट होगी। टर्की से हम बहुत सारा जो मामलात हैं इलेक्शन के बारे में सीख सकते हैं। उनकी जो टर्न आउट है 90%, दैट टेल्स अ लॉट। दैट मीन्स कि टर्किश लोगों की एक बहुत भारी अक्सरियत को अपने इलेक्टोरल सिस्टम के ऊपर, हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर के ऊपर उनका इतमाद है। हमारे यहाँ 50% भी अचीव करने के लिए वोट बाइंग होती है, लोगों को रिक्शों में और वैगनों में भर भर के, ट्रालियों में भर भर के वो पोलिंग स्टेशन तक लगाया लाया जाता है। दैट शोज एलियनेशन ऑफ द वोटर्स फ्रॉम द पॉलिटिकल प्रोसेस। सर इलेक्शन डे पर अगर इलेक्शन रिकॉल कॉल हो जाते हैं, इलेक्शन की तारीख आ जाती है, मगर अभी तक यही कंफर्म है कि गैर मुल्की मुबसरीन पाकिस्तान नहीं आ रहे। पहले तो क्यों नहीं आ रहे, आपको क्या वजूहात लगती हैं? और अगर वो नहीं आते वाकई, तो एक और ये ड्रॉबैक होगा हमारे इलेक्टोरल सिस्टम के लिए कि हमारा वोटर जाएगा ही नहीं, कि एतमाद की बात जो है वो नहीं होगी। देखिए, अगर फिक्स्ड मैच हो, आजकल एशेज के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, अगर पता हो लोगों को पहले कि किसने जीतना है और किसने हारना, तो लोग मैच देखने के लिए पैसे खर्च करेंगे, अपना वक्त जाया करेंगे। तो मतलब कोई क्यों जाएगा, कोई क्यों आएगा पाकिस्तान इलेक्शन ऑब्जर्व करने के लिए, जब खुद इन्होंने इतने शकूक शबहात इलेक्शन के प्रोसेस के बारे में खुद पैदा कर दिए हैं, जानबूझ के पैदा कर दिए हैं। अब जो इलेक्शन एक्ट में जो तब्दीलियां करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे जो मजीद थोड़ा बहुत एतमाद था वो भी खत्म हो गया। तो कल हमने इसके खिलाफ प्रेस रिलीज भी जारी की है। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने इस इशू के ऊपर ये बातचीत की है और इस इशू को उठा रहे हैं। लेकिन देखिए, सारा मीडिया खामोश या, है, इतना बड़ा इशू है। ऐसे ही और मीडिया की खामोशी, गैर मुल्की मुबसरीन का ना आना, अवाम का पहले ही जो है अदम एतमाद है हमारे निज़ाम पर ही, इलेक्शन के निज़ाम पर खासकर। तो सर अगर निज़ाम से, इलेक्शन के निज़ाम से एतमाद उठ जाता है बाकायदा तौर पर और सामने आकर, तो फिर आपको क्या लगता है इसका नुकसान किसको होगा? देखिए, कुछ लोगों को तो फायदा होना है इसका, इसलिए वो लोग कर रहे हैं। हुँ, लेकिन वो बहुत चंद लोग हैं, वो चंद हजार लोग हैं, वो लाखों में भी नहीं है, चंद हजार लोग हैं। और आपको पता है कौन है, मुझे भी पता है, पाकिस्तान के किसी शहरी को पूछ ले उसको भी पता है। तो इसलिए पाकिस्तान का आम जो शहरी है उसके अंदर जो गुस्सा है और जो नफरत है इस वक्त, ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है। पाकिस्तान में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। तो उसकी उसकी वजूहत है। और ऊपर उसको जो है मामला सिर्फ ये नहीं है, लोग ये भी देखते हैं अब 980 बिलियन रुपीस जो है वो डेवलपमेंट फंड जो है, प्रोजेक्ट्स उनको इनिशिएट किया जा रहा है। आज हमारे पास पैसा नहीं है, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं जिसका बेनिफिट लोगों को नहीं होने वाला। जी, मसलन ये जो है 1 मिलियन जो सोलर जो ट्यूबवेल है उनको सोलराइज किया जा रहा है। ये तो
1 लाख या 10 लाख जो किसान हैं, उनकी सिलेक्शन कैसे होगी? जी। अपना वोट बैंक, जिन लोगों ने वोट बैंक को मोबिलाइज करना है इन जमातों के लिए, उनको ब्राइब करने के लिए किया जा रहा है। तो चंद लाख लोगों को ब्राइब करके क्या ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत की जड़ें गहरी होंगी? इसी तरह और जो चीजें कर रहे हैं, ये लैपटॉप देने की बात है, 2.5 करोड़ 3 करोड़ के लगभग बच्चे स्कूलों से बाहर है। हमारी तरजीहात में ये शामिल होना चाहिए कि हम 3 करोड़ बच्चों को स्कूल में लेके आए, असातिज़ा को बेहतरीन तरबियत दें। बजाय इसके देने चाहिए लैपटॉप, अगर आपके पास इतना सरमाया आप दें, लेकिन आप कर्जा लेके चंद हजार चंद लाख तालिब इल्मों को लैपटॉप देके आप उनको ब्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं। इंग्लैंड में नहीं होता ऐसा, बहुत सारे तीसरी दुनिया के मुल्कों में ये चीजें नहीं होती, अगर होती है तो गलत होती है। तो मामला सारा ये है कि जो वोट बैंक उनका डैमेज, वो साफ कहते हैं, खुद कहते हैं कि हमने सियासत अपनी नहीं बचाई, हमने रियासत को बचाया है। असल में तो सियासत बचाने के लिए रियासत को डैमेज किया जा रहा है, क्योंकि रियासत और शहरी के दरमियान जो समाजी रिश्ता है उसमें शदीद दरारें पड़ रही हैं। उसको रोकने की जरूरत है। ब्राइब करने से जो है ट्रस्ट नहीं बनता है। ब्राइब करने से लोग समझते हैं आर्जी तौर पर हमें फायदा हो गया, कोई गारंटी तो नहीं है उससे उनको वोट भी मिलेगा। सर इन लास्ट बस मुझे ये बता दीजिए, आप बड़े कीन ऑब्जर्वर हैं इंतखाबी सिस्टम के हमारे पाकिस्तान के, तो जो इस्लाहात इस वक्त सामने आ रही हैं, जो तजावीज़ सामने आ रही हैं उसमें, और जो इंतखाबी इस्लाहात इमरान खान लेकर आना चाहते थे, उनमें क्या फ़र्क है? मुझे इस चीज का इल्म नहीं है कि ये शिक 9 में क्या वो ऐसी चीज करना चाहते थे। हुँ। मुझे ये तो मालूम है कि जो 194 शिक जो सेक्शन 94 और 103 है, उसमें उनकी उन्होंने की थी तब्दीली उसमें कि लाजम किया जाए कि ईवीएम का इस्तेमाल हो, लाजम हो कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो 90 लाख के करीब है उनको सहूलियात फराम की जाए, सिस्टम बनाया जाए ताकि वो वोट डाल सके। उसको इन्होंने रिवर्स कर दिया है। वो पहले भी जो 37 पॉइंट इलेक्शन कमीशन ने निकाले थे वो तकरीबन उनसे मिलता जुलता है। तो बहुत सारी जगहों पर इन्होंने उनको इस तरह किया। मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई ने ये जो 50% की कंडीशन है ये इस तरह लगाई हो। हम भी चाहते हैं कि ये कंडीशन बननी चाहिए, लेकिन ये इसका तरीकाकार गलत है। ये लेकिन ये जैसे उन्होंने कहा है कि औरतों का कोटा बढ़ाया जाए, विच इज गुड, बढ़ना चाहिए। वो भी बढ़ाना चाह रहे थे, ये भी बढ़ा रहे हैं, और ये खुद कह रहे हैं कि 70-80% वही है जो पीटीआई चाहती थी। जी। लेकिन वो नई जो 30% है वो सबसे ज्यादा खौफनाक है। और इनमें ये भी नहीं है कि ईवीएम का इस्तेमाल हो, क्योंकि आप समझते हैं कि ईवीएम धांधली रोक सकती थी अगर ईवीएम का इस्तेमाल होता तो? देखिए जी, ब्राजील ईवीएम इस्तेमाल करता है, हमसे बड़ा मुल्क है और किया है बहुत। वहाँ जो है वो कामयाबी से उन्होंने यूज किया है। फिलीपीन ने किया है, बांग्लादेश मूव कर रहा है ईवीएम की तरफ। और ईवीएम से हम समझते हैं, हमने बहुत स्टडी की, 163 तरीके हैं इलेक्शन में धांधली करने के। जी। और हम समझते हैं कि ईवीएम के आने से कम से कम 80% जो रिगिंग के मीन्स हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ईवीएम का आना तो लाजम है। तो अगर वो इस्लाहात करें तो ये भी करें। उनको ये भी इस्लाहात करनी चाहिए थी कि एक शख्स एक नॉमिनेशन फी के साथ, एक शख्स एक नॉमिनेशन फी के साथ कौमी असम्बली के तमाम हलकों से इलेक्शन लड़ सकता है। और खान साहब ने ये इलेक्शन लड़ा 9 हलकों से, एक जगह नॉमिनेशन फीस एक जगह जमा की और 7 जगहों से वो जीत गए। तो उसको क्यों नहीं एलिमिनेट किया जा रहा है कि किसी दुनिया के जमहूरी मुल्क में ये कंडीशन नहीं है। इंडिया में सिर्फ 2 का है कि 2 से ज्यादा पे इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लेकिन हर जगह पर आपको नॉमिनेशन फी अलग अलग जमा करानी पड़ती है। हमारे यहाँ ये एक चीज थी जिसको खत्म किया जाना चाहिए था, वो क्यों नहीं बीच में डाली। इसी तरह हम समझते हैं कि खवातीन का और जो मिनॉरिटीज के इलेक्शन है डायरेक्ट होने चाहिए, जी। वो नहीं कर रहे। वो डायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए। कोई इनडायरेक्ट शख्स जो है हमारा मेंबर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का जिक्र है हमारे आइन में। तो ये इलेक्टेड लोग तो नहीं है जो हमारे सेनेटर्स हैं, जो स्पेशल सीटों पे खवातीन है और हमारे मिनॉरिटीज के लोग हैं, वो इलेक्शन लड़कर आ सकते हैं। इलेक्शन लड़ने का इख्तियार सबको है और सबका हक है। आप क्या तजवीज़ करना चाहेंगे हुकूमत को? ऐसी 3 तजावीज़ बता दें कि हमारी आवाम माइल हो वोट डालने की तरफ जाए, वो उसका इत्तेमाद बढ़े हमारे
मुल्क के निज़ाम पर, इलेक्शन के खासकर निज़ाम पर? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जो इलेक्शन का निज़ाम है जिसको इस वक्त पाकिस्तान में राइज है, इसको चेंज करें। हमें मुतनासिब नुमाइंदगी के निज़ाम की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो निज़ाम है ये हमारा बहुत ही ऐसा निज़ाम है जिसकी वजह से एक छोटा सा तबका है, उसने पूरा निज़ाम को कैप्चर कर लिया। दूसरा ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टी खुद जमहूरी नहीं है, उसका उसका स्ट्रक्चर जमहूरी नहीं है, उसकी प्रैक्टिस जमहूरी नहीं है, उस जमात को इलेक्शन लड़ने का कोई हक नहीं है। ऐसा शख्स जो पार्टी का मेंबर नहीं है, जिसने पार्टी में कुछ अरसा काम ना किया हो और उसको आप ऊपर से लाकर लगा दें, ऐसे शख्स के लिए बिल्कुल जगह नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब, और ये बड़ा गहरा रिश्ता है, जो पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी है, जब तक वो नहीं होगी, मुल्क में जमहूरी गवर्नेंस, जमहूरी हुक्मरानी नहीं आ सकती। तो उसके लिए जरूरी है कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो पाकिस्तान में राइज है, इसको मुतनासिब नुमाइंदगी के निज़ाम की तरफ लेके जाया जाए। और दूसरी बात कि जो जिन लोगों को पार्टी ने टिकट दिया है, लोगों को मुतनासिब नुमाइंदगी के निज़ाम में, ये बहुत सारे मुल्कों में मौजूद है कि जरूरी नहीं कि लोग उन्हीं को वोट दें। अगर वो किसी और को वोट देना चाहते हैं तो उसकी तरजीह बैलेट पेपर के ऊपर चेंज करने का लोगों के पास राइट होना चाहिए। लोगों का जो कॉन्फिडेंस है इलेक्शन सिस्टम के अंदर, और लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए कोई मेजर्स, हमें कंक्रीट मेजर्स लेने पड़ेंगे, लेकिन ये इसको चेंज नहीं करेंगे। उसके लिए मजदूरों, किसानों, खवातीन, नौजवानों को अपनी तहरीक को जन्म देना पड़ेगा। क्योंकि मेरा मेरा अपना ख्याल है, मेरा कंसर्न ओपिनियन है, कि कंसिडर्ड ओपिनियन है कि जब तक हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम, हमारा इलेक्टोरल सिस्टम बेहतर नहीं होगा, बात बेहतर नहीं होगी। और वो तभी होगा जब पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत की जमातें मौजूद होंगी और वो जमहूरी तरीके से चलेंगे।